नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अब से ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बातचीत करेंगे। इंडिया टीवी पर मोदी के भाषण का लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसे भारत समेत अमेरिका में मौजूद हमारे दर्शक बहुत गौर से देखेंगे। मोदी का यह भाषण कई मायनों में अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज भविष्य की बात करेंगे। इस वक्त भारत से लेकर अमेरिका तक और दुनिया के कई देशों में मोदी के भाषण की जबरदस्त चर्चा है। सबको मोदी के आने का इंतजार है। लद्दाख जाकर मोदी ने चीन को ललकारा था, लेकिन मोदी के लद्दाख दौरे के बाद यह पहली बार होगा जब वो डायरेक्ट अमेरिका में बैठे ट्रंप के पॉलिसी मेकर्स के साथ संवाद करेंगे, वो भी लाइव। मोदी क्या कहेंगे ये कोई सटीक तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन इस संबोधन से पहले नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज शेयर किया है। इस मैसेज को पढ़कर कुछ बातें हम डिकोड जरूर कर सकते हैं। इस वक्त ये खबर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। नरेंद्र मोदी के चर्चे वॉशिंगटन डीसी से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक हो रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक एक लाइन वर्ल्ड हेडलाइन बनाती है। नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी पूरी दुनिया के लिए सुनना जरूरी है। कोरोना से आगे की लड़ाई कैसी होगी, ये नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है। पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। आमतौर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बीमारी से हैं। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मजबूत दोस्ती वाली तस्वीरों के साथ पावरफुल शब्द लिखे जा रहे हैं। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप फायदे और नुकसान के दायरे से आगे बढ़ चुकी है। भारत और अमेरिका के बहुत करीब आते ही वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल चुका है और चीन जैसा देश पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया है। चाइनीज आर्मी को पीछे धकेलने के बाद आगे की सोच क्या होगी? चाइनीज वायरस और जिनपिंग की विस्तारवादी सोच का सामना दुनिया कैसे करेगी? इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास है और दुनिया की नजर इसी वर्ल्ड लीडर पर है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। मोदी काल में अमेरिका और भारत की दोस्ती नई बुलंदियों तक पहुंची। जिस बेहतर भविष्य के निर्माण की नींव रखी गई, उसका शिलान्यास हो चुका है। अब बस भारत और अमेरिका को मिलकर एक मजबूत बिल्डिंग बनानी है। चीन से जारी टेंशन के बीच इस वक्त अगर भारत किसी देश के सबसे ज्यादा करीब है तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने पिछले 10 दिन में चीन को झकझोर देने वाली फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री की लाइन पर अमेरिका की हेडलाइन बदली है। चीन इस वक्त 2 ही मुल्कों से डरता है, एक है अमेरिका और दूसरा है भारत। एक हेडलाइन के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि डिफेंस सॉल्यूशन से जुड़े मुद्दे पर अमेरिका भारत की पहली पसंद बनना चाहता है।
फॉक्स न्यूज ने कुछ घंटे पहले खबर छापी कि चीन से टेंशन के बीच भारत और अमेरिका की नौसेनाएं ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही हैं। एक दूसरे हेडलाइन में फॉक्स न्यूज ने कहा कि गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हुए, ऐसे में अमेरिका को भारत का साथ देना ही होगा। जबकि वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा कि भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौरान दिल्ली अमेरिका के करीब आने की कोशिश करेगा। ऐसी हेडलाइन सिर्फ छापी नहीं जाती, बल्कि इनके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है ताकि दुश्मनों को इशारा मिल जाए। चीन को इशारा देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के तेवर भी देखने लायक हैं। आप उनके पिछले 5 बयानों को उठाकर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ट्रंप और मोदी ने मिलकर जिनपिंग के लिए कौन सा चक्रव्यूह रचा है। हमने देखा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पड़ोसियों को कैसे धमकाने की कोशिश की, साउथ चाइना सी में सैन्य ताकत बढ़ाई, भारत के साथ जानबूझकर विवाद पैदा किया। चीन को समझना होगा कि वो किसी समुद्री इलाके में जबरदस्ती अपनी धाक नहीं जमा सकता। हिमालय में चीन किसी देश को धमकी नहीं दे सकता, उन्हें डरा नहीं सकता। चीन किसी चीज को कवर अप नहीं कर सकता है। हमें भरोसा है कि हम एक ऐसा कोलिशन बना सकें जो एक साथ मिलकर काम कर सके, ताकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अच्छी तरह समझ में आए कि इस तरह का रवैया उसके हित में बिल्कुल नहीं है। You can't threaten countries and bully them in the Himalayas. ये मोदी की कूटनीतिक जीत है, जिसने चीन को तो पीछे धकेला ही, ट्रंप को भी भारत के साथ ला खड़ा किया। Namaste. Namaste. सिर्फ ट्रंप ही नहीं, भारत और अमेरिका के बड़े और शक्तिशाली पॉलिसी मेकर्स इस वक्त एक साथ मिलकर 21वीं सदी के वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसमें लीडर की भूमिका में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान लगाकर उसे सुनती है। आप अमेरिका के पावरफुल से पावरफुल लोगों की ही बात कर लीजिए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के सेनेटर मार्क वार्नर, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली, ये वो लोग हैं जो ट्रंप सरकार में अहम भूमिका में हैं। आप भी ये कह सकते हैं कि ट्रंप कैबिनेट और उनकी सरकार के ये वो कारतूस हैं जो चीन को घेरने वाली टीम का हिस्सा हैं। और कॉन्फ्रेंस चाहे कोई भी हो, अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते हैं तो ये सारे लोग ध्यान से मोदी की बातें नोट करते हैं। बात शीशे की तरह साफ है। इस वक्त अमेरिका के बड़े से बड़े लोग भारत से दोस्ती के पक्ष में हैं। अमेरिका भारत से अपनी बात करके अपनी विदेश नीति बनाना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति ऐसी हो जिसमें भारत को पार्टनर बनाया जाए, ताकि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र एक साथ मिलकर मानवता विरोधी ताकतों को जड़ से खत्म कर सके। इसकी एक झलक अमेरिकी संसद में भी दिखाई दी। अमेरिकी संसद में भारत के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुआ है। अमेरिका ने प्रस्ताव में कहा है कि चीन ने गलवान घाटी में आक्रामकता दिखाई और उसने कोरोना संकट से ध्यान भटकाने के लिए भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज और भारतीय नौसैनिक जहाजों के बीच हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास के कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ा बयान भी आया, जिसमें अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी कहा। Lastly, I want to highlight our increased defense cooperation with India. अंत में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन की बात करना चाहूंगा। ये 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस रिलेशनशिप है। हमने पिछले साल नवंबर में पहली बार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त यूएसएस निमित्ज और भारतीय नौसेना के साथ वो मिलकर इंडियन ओशन में एक साझा अभ्यास कर रहा है। इससे पता चलता है कि हम दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अच्छा और मजबूत तालमेल है। 2+2 ministerial dialogue later this year to build on this progress. ये सब कुछ 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर मेहनत की। चीन को घेरने का सारा प्लान बनाया गया और अब उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा है। मोदी की लीडरशिप में जो एंटी चाइना फ्रंट तैयार हुआ है, उसका फायदा यह हुआ कि अब अमेरिकी सांसद खुलकर चीन की दादागिरी पर हमला बोल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री चीन को अपना रास्ता बदलने की धमकी दे रहे हैं और भारत अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर भी चीन का स्क्रू टाइट कर रहा है। यह सब कुछ भारत की चतुर कूटनीति का परिणाम है। इसी का जिक्र विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया है।
working together in changing the world. जहाँ तक दुनिया को बदलने के लिए एक साथ काम करने की बात है, मुझे लगता है कि आज हमारे पास वो क्षमता है कि हम एक साथ मिलकर काम करें तो दुनिया को नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पर मिलकर काम कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, कोरोना जैसी महामारी, क्लाइमेट चेंज, सारे मुद्दों पर साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें द्विपक्षीय एजेंडा के साथ साथ बड़े एजेंडे को भी अपने हक में करना होगा। इस बीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी चीन को कंगाल करने का प्लान रेडी है। 5G नेटवर्क को लेकर भारत अमेरिका में साझेदारी की संभावना बढ़ गई है और दोनों देश मिलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। आप इसे ऑल आउट वॉर से पहले का लिमिटेड वॉर भी कह सकते हैं। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड पर पेंच फंसा हुआ है। इस बीच भारत और अमेरिका एक व्यापार सौदे के बेहद करीब हैं। I believe we have a quick trade deal पिछले कुछ सालों में जो ट्रेड डील क्लियर नहीं हो पा रहे थे, उन पर तेजी से कार्रवाई का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बस कुछ कॉल्स के बाद सारी बातें फाइनल कर ली जाएंगी। भारत और अमेरिका को नेगोशिएशन टेबल पर बैठना होगा। मुझे नहीं पता ये अमेरिका के चुनाव से पहले होगा या बाद में, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस दिशा में अपनी पार्टनरशिप मजबूत करनी होगी। I don't know if that can be done before the elections or post the elections. But we need to work towards a much more sustainable, a much more robust, a much more enduring partnership in the form of a free trade agreement. वैसे भी कोरोना और चीन दोनों ने भारत और अमेरिका के संबंधों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। लगे हाथ भारत को यह भी पता है कि दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन से अमेरिका थोड़ा बेचैन जरूर है, क्योंकि इस वक्त रूस से कहीं ज्यादा खतरनाक चीन है। सीनो सोवियत यानी चीन रूस विवाद प्रथम शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक इसी तरह साउथ चाइना सी में भी चीन और अमेरिका के बीच पनप रहे शीत युद्ध 2.0 के लिए भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। यह कोल्ड वॉर ऐसा है जिसमें चीन हमारा पड़ोसी है, रूस या अमेरिका नहीं। यानी इस बार कोल्ड वॉर हुआ तो हमारे पड़ोस में होगा, लेकिन इस कोल्ड वॉर और पुराने कोल्ड वॉर में फर्क है और इतना तय है कि हम किसी भी सूरत में चाइना के साथ नहीं जाएंगे। बावजूद इसके अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन और बीजिंग की तनातनी के बीच खुद को सुरक्षित रूप से अलग रखा है। लेकिन मौके की नजाकत यही कहती है कि अब भारत चीन की चालों का जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे एशियाई लोकतांत्रिक देशों के साथ सामरिक और व्यापारिक गठबंधन कायम करे और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी का यह होने जा रहा संबोधन इंटरनेशनल होगा। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम एक संबोधन लाल किले से भी होने वाला है। कुछ देर पहले रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अफसरों ने लाल किले पर स्वतंत्रता समारोह की तैयारियों का ऑन स्पॉट मुआयना किया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। पूरी दुनिया की नजरें लाल किले पर हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कई तरीके की बातें आपने सुनी होंगी, अखबारों में पढ़ी होंगी, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने आज अलग अलग मंत्रालयों में जाकर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की। इसमें आपको मिलेगी सही जानकारी। आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले का दृश्य एकदम अलग होगा। लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री होंगे, ध्वजारोहण का विहंगम दृश्य होगा, राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। लेकिन मुगलिया सल्तनत से लेकर अंग्रेज हुकूमत के उतार चढ़ाव और स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की निशानियों को समेटे लाल किले से प्रधानमंत्री एक नया अध्याय लिखेंगे। एक बड़ा सरप्राइज आपको सुनने को मिलने वाला है। छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते एक दो पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चल गया है, बच्चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वो परिवार बीमारी से कैसे मुक्त है, वो परिवार अपने प्राथमिक आवश्यकताओं को कैसी बढ़िया ढंग से पूरा करता है। हम भी
उनसे सीखें और हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? मैं उसको उसके नसीब पे छोड़ दूंगा? इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जब आप टीवी खोलेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एकदम अलग होगा। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बड़े ऐलान करेंगे। ये ऐलान क्या होंगे? अनेक उतार चढ़ाव इस धरती ने देखे हैं, अनेक पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, अनेक पीढ़ियों ने मानव जात को महामूल्य देने के लिए तपस्याएं की है। भारत की उम्र 70 साल नहीं है, लेकिन गुलामी के कालखंड के बाद हमने जो आजादी पाई, एक नई व्यवस्था तक के तहत हमने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से आने वाली तस्वीर कैसी होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बच्चों के बीच दिखेंगे या फिर कुछ और तस्वीरें कैमरे में कैद होंगी? लाल किले से प्रधानमंत्री क्या सरप्राइज देने वाले हैं, इससे जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल हमने जुटाई है। आपको एक एक डिटेल बताएंगे, उससे पहले अतीत में झांककर वर्तमान को समझने के लिए एक सवाल का जवाब आपके लिए जानना जरूरी है। क्या आपको पता है कि हर साल लाल किले पर ध्वजारोहण और प्रधानमंत्री का भाषण क्यों होता है? हो सकता है कि कई लोग जवाब जानते हो। यहां आपको अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। 15 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर ध्वजारोहण हुआ। 15 अगस्त 1947 को पहली बार पंडित नेहरू ने राष्ट्र को संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन सिर्फ एक परंपरा है, इसकी कोई रूल बुक नहीं है, कुछ लिखित नहीं है। 1947 से आजादी के संघर्षों की कथा को याद करने के लिए एक प्रथा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। आजादी के बाद लाल किले से अलग अलग कालखंड में प्रधानमंत्रियों ने देश का एजेंडा रखा, देश से सीधा संवाद किया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराकर उसे नमन करेंगे। चाइनीज वायरस को देखते हुए इंतजाम बेहद खास होंगे। सबसे पहले लाल किले के कार्यक्रम का सिटिंग अरेंजमेंट समझिए। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। उनके दाईं और बाईं तरफ वीवीआईपी लोगों के बैठने की जगह होती है, वहीं सामने की तरफ स्कूली बच्चे होते हैं। उनके दाईं और बाईं तरफ लोग बैठते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल में लाल किले पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। 10,000 की जगह सिर्फ 1500 से 2000 लोग होंगे। लाल किले से बड़ा संदेश चाइनीज वायरस के खिलाफ दिया जाएगा। चाइनीज वायरस को हराने का जज्बा और जुनून यहां दिखेगा। खास तौर पर सैकड़ों कोरोना योद्धा होंगे, जिसमें डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस वाले और कोरोना को हराकर ठीक हुए लोग होंगे। इस बार लाल किले पर स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। इस बार 300 से 400 एनसीसी कैडेट आपको देखेंगे। देश इस समय कोरोना वायरस से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में आजादी दिवस के जश्न के दिन कोरोना वॉरियर्स को भी बुलाने की योजना बनी हुई है। इसमें डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ के साथ साथ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जहां बच्चों का हुजूम दिखता था, वहां पर इस बार एनसीसी कैडेट्स दिखेंगे। साथ ही लोगों की संख्या भी कम रहेगी, लेकिन नजरें टिकी हुई है इस बात पर कि लाल किले की प्राचीर से पीएम का संबोधन क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ये थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे। उससे पहले एक बड़ी बात समझिए, किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उसकी पहचान होता है, उसकी आन बान और शान होती है। इससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को आज आप गौर से सुनिए। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारतीय ध्वज को ऊपर चढ़ाया गया और फहराया गया था। झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराने की प्रोसेस को हिंदी में ध्वजारोहण और अंग्रेजी भाषा में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। इसलिए 15 अगस्त को लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है। वहीं 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस दिन पहले से ऊपर बंधे झंडे को सिर्फ फहराया जाता है।
15 अगस्त का दिन देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, हिंदुस्तानियों के लिए राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन इस बार सबसे बड़े चैलेंज के बीच प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतने बड़े क्राइसिस के टाइम पर लाल किले से संबोधन नहीं किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर देश और दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। इस बार भी 15 अगस्त को लेकर लाल किले प्रांगण में तैयारियां जोरों पे हैं। सब कुछ वैसे ही होगा, झंडा तोलन, प्रधानमंत्री का संबोधन और कार्यक्रम, लेकिन तरीका और संख्या में बदलाव रहेगा। चाहे वीआईपी मेहमानों की बात कर लें या आम लोग की, इस बार के कार्यक्रम में कोरोना के संक्रमण के चलते संख्या कम रखी जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरीके से पालन किया जा सके। इस बार प्रधानमंत्री एक नए आइडिया के साथ 15 अगस्त को बहुत बड़ा मैसेज देंगे। लाल किले से चाइनीज वायरस के खिलाफ बड़ा ऐलान, लाल किले से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान, लाल किले से बॉर्डर पर चाइनीज आर्मी को सीधा संदेश, लाल किले से आत्मनिर्भर भारत पर कई बड़े ऐलान। लाल किले पर प्रधानमंत्री का 7वां भाषण एकदम अलग होगा, जिसका मैसेज बहुत व्यापक होगा। इसे आप नरेंद्र मोदी के आइडिया से समझ सकते हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वच्छता अभियान और देश के हर गरीबों के लिए जनधन बैंक अकाउंट का संकल्प लिया। साल 2015 नरेंद्र मोदी ने लाल किले से टीम इंडिया की व्याख्या की, भाईचारे का मंत्र दिया, कालाबाजारी को खत्म करने का विजन दिया, 1 रैंक 1 पेंशन और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का कॉन्सेप्ट बताया। साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। बलूचिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों तक अपना संदेश भेजा। साल 2017 नरेंद्र मोदी ने कश्मीर, 3 तलाक, जातिवाद के जहर, जीएसटी और 2022 तक न्यू इंडिया का संकल्प समझाया। साल 2018 नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत का एजेंडा समझाया। साल 2019 नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, हर घर जल, जनसंख्या विस्फोट और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प रखा। शांति और सुरक्षा विकास के अनिवार्य पहलू है। दुनिया आज असुरक्षा से घिरी हुई है। दुनिया के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी रूप में मौत का साया मंडरा रहा है। विश्व शांति, विश्व समृद्धि के लिए भारत को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। वैश्विक परिवेश में भारत मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता है और भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंक की घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो। आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। बीते 6 सालों से नरेंद्र मोदी लाल किले पर न्यू इंडिया का नया अध्याय लिख रहे हैं और इस बार एक और अध्याय लिखने जा रहे हैं। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी एक एक लाइन आत्मनिर्भर भारत की व्याख्या करेगा। 15 अगस्त से पहले एक तारीख आएगी, 5 अगस्त। हमने आपको लाल किले से हो रही तैयारी के बारे में बताया। अब आपको हम अयोध्या में चल रही तैयारियों के बारे में बताते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ श्री राम के राज्याभिषेक जैसा भव्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर की नींव रखेंगे तो अयोध्या में क्या क्या होने वाला है, इसकी एक एक डिटेल हमने निकाली। धार्मिक किताबों में जैसा वर्णन मिलता है, अयोध्या में वो सब साकार होने वाला है। अयोध्या में विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी करीब करीब पूरी है।
हम सब ने बचपन से ही राम कथा सुनी है। समुद्र के जल से श्री राम के अभिषेक की कथा टीवी सीरियल में देखी है। वेद पुराण और रामायण में लिखी बातें राम की धरती पर यथार्थ में लाने की कोशिश हो रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का शुभारंभ होगा तो इसी तरह 7 समुद्र के जल से अभिषेक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 पवित्र नदियों के जल से श्री राम शिला की पूजा करेंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में 5 शिलाएं रखी जाएंगी। राम मंदिर की नींव में प्रधानमंत्री सप्तपुरी यानी 7 पवित्र शहरों की मिट्टी डालकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। 5 अगस्त दिन बुधवार भादो कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि को दोपहर 12:15 के करीब अभिजीत मुहूर्त में 32 सेकंड का सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उसी शुभ घड़ी में प्रधानमंत्री चांदी से बनी श्री राम शिला का अभिषेक करेंगे। पूजा की रस्में वैसी ही होंगी जैसे श्री राम के राज्याभिषेक में हुई थी। राम मंदिर के शुभारंभ पर यह सब रियल में होगा। कोरोना संकट के बावजूद श्री राम शिला का अभिषेक समुद्र के जल से होगा। धरती पर कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इन 5 महासागर का पानी अयोध्या लाया जा रहा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका महादेश और एशिया के बीच में है। अटलांटिक महासागर अमेरिका और यूरोप के बीच में पड़ता है। यह धरती का सबसे व्यस्त महासागर है। 7 समंदर पार का जब भी जिक्र होता है वो अटलांटिक महासागर के लिए ही होता है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। लंका पर चढ़ाई के लिए श्री राम ने रामेश्वरम के पास इसी हिंद महासागर पर राम सेतु का निर्माण किया था। आर्कटिक महासागर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर है जहां सालों बर्फ जमी रहती है। अंटार्कटिक महासागर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर है जहां पहुंचने में भी कई हफ्ते लग जाते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे समय जबकि हवाई जहाज बंद हैं, पानी के जहाज भी नहीं चल रहे, ट्रेनें भी बंद हैं, तो समुद्र का जल अयोध्या कैसे पहुंचेगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इसका इंतजाम पहले से कर लिया है। मंदिर शुभारंभ तिथि की तैयारी फरवरी से ही चल रही थी। ट्रस्ट ने तभी से महासागर का पानी मंगाकर रख लिया था। सागर का पवित्र जल ट्रस्ट के पुजारियों के पास मौजूद है। अयोध्या में राम मंदिर में भूमि पूजन की तैयारियों में लगे पुजारियों से हमने बात की। उनका कहना है कि पीएम मोदी पहले रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद भूमि पूजन का शुभारंभ होगा। गर्भगृह पे पहले 5 शिलाएं रखी जाएंगी, जया, विजया, नंदा, रिक्ता और भद्रा। प्रधानमंत्री मोदी इन 5 शिलाओं का 5 नदियों और समुद्र के जल से जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक के लिए 5 पवित्र नदियों का पानी अयोध्या लाया जा रहा है। ये 5 नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू और नर्मदा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लाया जाएगा। हिंदुस्तान में नदियों के जितने संगम हैं, उनमें त्रिवेणी का सबसे अधिक पौराणिक महत्व है। त्रिवेणी से जल लाने की जिम्मेदारी वीएचपी को दी गई है। त्रिवेणी संगम का जल 3 अगस्त को ही राम की नगरी पहुंच जाएगा। सरयू नदी अयोध्या में ही बहती है। इसी सरयू के तट पर भगवान राम का बचपन बीता था। श्री राम शिला के जलाभिषेक में सरयू का जल भी मिलाया जाएगा। नर्मदा नदी का जल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। नर्मदा का पवित्र जल मध्य प्रदेश के जबलपुर से लाया जा रहा है। राम मंदिर का भूमि पूजन काशी और अयोध्या के पुजारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ही मंदिर की नींव भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ग्राम देवता, स्थान देवता और भूमि माता की पूजा करेंगे और उनसे भवन निर्माण की अनुमति मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का ताम्र कलश स्थापित करेंगे। ताम्र कलश में सागर और पंच नदियों का जल रखा जाएगा। ताम्र कलश में सर्व औषधि और पंच रत्न रखे जाएंगे। पंच रत्न में हीरा, माणिक्य, पन्ना, नीलम, पुखराज होंगे। मंदिर की नींव में पाताल लोक के राजा शेषनाग की प्रसन्नता के लिए चांदी के नाग नागिन रखे जाएंगे। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के प्रतीक के तौर पर चांदी का कछुआ भी नींव में रखा जाएगा।
राम मंदिर की नींव में सप्तपुरी की मिट्टी डाली जाएगी। सप्तपुरी का अर्थ है 7 पवित्र शहर। इन सप्तपुरियों में शामिल है काशी, कांची यानी कांचीपुरम, माया यानी हरिद्वार, अवधपुरी यानी अयोध्या, द्वारिकापुरी, मथुरा और अवंतिका यानी उज्जैन। वेद पुराणों में इन 7 तीर्थों को मोक्ष देने वाला बताया गया है। काशी भगवान राम के आराध्य भगवान शंकर का धाम है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। वेद पुराणों में वर्णित काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं महादेव के भक्त हैं। काशी की मिट्टी भी राम मंदिर की नींव में डाली जाएगी। कांची यानी कांचीपुरम तमिलनाडु का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। यहाँ 8वीं सदी से भगवान शिव का कैलाशनाथ मंदिर है। कांचीपुरम की पवित्र मिट्टी को अयोध्या मंगा लिया गया है। हरिद्वार उन प्रसिद्ध तीर्थों में से एक है जो गंगा के किनारे बसे हैं। यहाँ की हर की पैड़ी जहाँ विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार से गंगा किनारे की मिट्टी अयोध्या लाई गई है। द्वारिका गुजरात के समुद्र तट पर बसा शहर है। मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारिका के समुद्र तट की मिट्टी भी राम मंदिर की नींव में डाली जाएगी। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। मथुरा यमुना किनारे बसी है। प्रधानमंत्री मोदी मथुरा की मिट्टी भी राम मंदिर की नींव में डालेंगे। उज्जैन नगरी महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है। उनके तट की मिट्टी भी अयोध्या लाई जा रही है। फल्गु नदी के तट पर भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ अपने पिता राजा दशरथ की मुक्ति के लिए पिंडदान किया था। इसलिए फल्गु नदी की रेत भी राम मंदिर के नींव में डाली जाएगी। मंदिर की आधारशिला में 7 पवित्र शहरों के अलावा 7 अन्य जगहों से लाई गई मिट्टी भी होगी। इनमें गौशाला की मिट्टी, हाथी जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी, घुड़साल यानी अस्तबल की मिट्टी, वल्मीक यानी दीमक की बांबी की मिट्टी, नदी संगम की मिट्टी, राजदौर की मिट्टी और तराई की मिट्टी शामिल होगी। अयोध्या का राम मंदिर हर मायने में ऐतिहासिक होगा। 125 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अवधपुरी में राम मंदिर बनने जा रहा है। भव्य मंदिर की तैयारियां जबरदस्त हैं। पूजा 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन से ही शुरू हो जाएगी। पहले दिन प्रथम पूज्य गणेश की पूजा होगी। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा होगी और 5 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन और मंदिर की नींव रखेंगे। मंदिर की आधारशिला में 7 पवित्र शहरों के अलावा 7 अन्य जगहों से लाई गई मिट्टी भी होगी। इनमें गौशाला की मिट्टी, हाथी जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी, घुड़साल यानी अस्तबल की मिट्टी, वल्मीक यानी दीमक की बांबी की मिट्टी, नदी संगम की मिट्टी, राजदौर की मिट्टी और तराई की मिट्टी शामिल होगी।